ये भ्रष्ट हैं और जो ईमानदार है उसको ये जीने नहीं देते। तो नहीं जीने देते हैं तो हमारा भी एक तरह रहता है कि कुछ तो महत्व है ही रवि का घन को बरदानी करने में, कुछ चातक की भी आत्मशक्ति बादल को पानी करने में। किसी चोर में तो अधिकारी में तनिका हैसियत कि ईमानदार किसी प्रतिनिधि का सामना कर ले, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे दे। काम तो उसको करना होगा तिवारी जी, और नहीं करना होगा यदि वह अपने नियम के अनुसार अपनी कुर्सी का पालन, कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो हमने भी सौगंध नहीं ले रखी है कि मैं मंडलीय अध्यक्ष के रूप में संवैधानिक व्यवस्थाओं का ही पालन करूंगा। मैं महेंद्र सिंह टिकैत जी का शिष्य हूं, जो कहा करते थे कि जो अधिकारी गुंडा है हाथ में जूता डंडा है। अगर अधिकारियों ने कानून को छोड़ दिया तो उदयराज मिश्रा भी अपने पद को छोड़ करके टिट फॉर टैट का ही प्रयोग करेगा, किया है, करता रहेगा। प्रशासन हमको जेल भेज चुका है, भेजे, तैयार हैं, लेकिन न मेरी लेखनी निष्पक्षता को छोड़ेगी, न मेरी वाणी, न मेरा कृतित्व। आप घाघरा के किनारे पे हैं जी, थोड़ी दूरी है जी, पिछले 2 साल से लगातार खनन हो रहा है जी। कहाँ गई आपकी निष्पक्षता, क्यों नहीं लिखा जा रहा है? दैनिक जागरण कहाँ चला गया? अमर उजाला के पत्रकार कहाँ चले गए? बड़े बड़े बैनर कहाँ चले गए? रिपब्लिक भारत कहाँ चली गई? जितने भी स्ट्रीम मीडिया वो कहाँ चले गए? उनको खनन नहीं दिख रहा है। मैं किसी मीडिया पर कमेंट नहीं करता, एक अनुभव बताता हूँ। ग्रीन पार्क स्टेडियम में जब मैं कानपुर में जागरण में था, उस समय रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था, और उसके बाद डायना एडोल जी जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी भारत की उस समय, तो ग्रीन पार्क में अव्यवस्था बहुत थी। अव्यवस्था को व्यवस्था दर्शाने के लिए हम लोगों को जब बुलाया गया तो संयोगवश उस दिन रिपोर्टिंग के लिए जागरण के जो लखनऊ से अभी अवकाश प्राप्त किए नवल किशोर मिश्रा जी, हिंदुस्तान के सरस वाजपेयी, यूएनआई के नीरज वाजपेयी, राष्ट्रीय सहारा के सुरेश प्रजापति, हम सभी लोग संयोग से उस दिन वहाँ पर गए। तो वहाँ पर 3 तरह की पन्नियाँ बांटी गई, थैलियाँ बांटी गई। मैं अपना इतिहास मैं बता रहा अनुभव। लाल, पीली और हरी। जो ब्यूरो चीफ आए थे बड़े बड़े अखबारों के, उनको लाल पन्नी मिली थी। जो चर्चित पत्रकारों में से आए थे, बड़े पत्रकार कहते थे अपने आप को, उनको हरी पन्नी मिली थी, और मुझको भी पीली पन्नी मिली थी। और उस पन्नी को जब जाकर हमने घर में खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। हमने ले जा करके श्री धीरेन्द्र अवस्थी जी को पैसे दिए कि देखिए रिपोर्टिंग करने आप भेजे थे, ये पन्नी मिली है। तो उन्होंने कहा कि सच्चाई को दबाने के लिए पैसे मिले हैं, लाओ इसको अखबार में इसी थैली के साथ छाप देते हैं। बाद में ग्रीन पार्क के अधिकारी धीरेन्द्र अवस्थी जी से हाथ पैर जोड़ने लगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो खबर छपी नहीं, लेकिन बतौर पत्रकार मुझको भी एक बार घूस मिला है। तो मैं मानता हूं कि आज का प्रशासन मीडिया का सेटलमेंट करता है। नेताओं की अधिकारियों से और पत्रकारों के अधिकारियों से गठजोड़ बनते हैं, होते हैं, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों से डिगना नहीं चाहिए। संबंधों को पैसे की शर्त पर स्थापित करना मैं उचित नहीं समझता। चलिए, बड़ी बेबाकी से बात हुई, और हम वार्ता हिंदी के इस बैनर में आज ये अनाउंस करते हैं कि आपको अवधनामा नामक एक नया सीरीज, एक नया एपिसोड जल्द ही देखने को मिलेगा। एक एक मुद्दों पर विस्तृत चर्चाएं आप सुनेंगे। आपके जितने भी प्रश्न, जितने भी कमेंट्स आएंगे, उसका उत्तर देना और उस पर खुली विवेचना करना श्री अवधराज मिश्रा जी की, श्री उदयराज मिश्रा जी की जिम्मेदारी होगी। उदयराज मिश्रा जी के नाम पर ही वार्ता हिंदी ने उदय नामक एक एपिसोड बनाया है। उदय नामा जल्द ही आपके साथ
रूबरू होगा। प्रतिदिन एक एपिसोड आएगा और आपके कई कन्फ्यूजन्स, कई कहानियां दूर जरूर हो जाएंगी जो आपने आज तक अपने अंदर दबा रखी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा त्रिपाठी जी, हमारे ज़िले में कोई पत्रकार, स्पेशली वैसे तो आजकल बहुत पत्रकार हो गए हैं, लेकिन जिसे जर्नलिस्ट कहा जाता है वास्तव में है नहीं। जर्नलिस्ट, करस्पॉन्डेंट, ब्यूरो चीफ, रिप्रेजेंटेटिव, ये तमाम शब्द हैं जो समाचार पत्र में कार्य करने वालों पर लागू होते हैं। जर्नलिस्ट का मुख्य काम एडिटिंग होता है, जो नॉट मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है। 15 दिन दिन, 15 दिन रात में उसकी ड्यूटी होती है। वह किसी न किसी डेस्क का इंचार्ज होता है। उसके अधीन बहुत से जिला संवाददाता, जिसे आप ब्यूरो चीफ कहते हैं, वो हुआ करते हैं। लेकिन आजकल जैसे हमारे संघों में हो गया कि 4 लोग आपको जानने लगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने लगे। RNI ABP ले लिए। मैंने तो बहुत पत्रकारों से पूछा अपने ज़िले की कि PIB जानते हो क्या होता है? आपको ताज्जुब होगा, अम्बेडकर नगर के 90% पत्रकार PIB का फुल फॉर्म नहीं जानते। तो आज आप बता दीजिए दर्शकों को। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB दिल्ली है। जैसे CM साहब का, मुख्यमंत्री जी का हो पत्र सूचना कार्यालय, जो सरकारी घोषणाएं जारी होती हैं, उसी प्रकार केंद्र सरकार के यहाँ PIB से जारी होती है। कभी कभी जब मुझको किसी से कुछ आनंद लेना होता है तो मैं भी चुटकियाँ ले लेता हूँ। अभी कल ही एक पत्रकार मिले, मैंने कई बार उनसे PIB का जिक्र किया। मैं जिक्र कर रहा था सामान्य चर्चा में, वही पूछ बैठे कि PIB क्या होती है। मुझको ताज्जुब हुआ कि अपने आप को इतने बड़ा पत्रकार कहते हैं और PIB इनको नहीं मालूम है। जैसे अब PCI नहीं मालूम है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये मालूम होना चाहिए। शब्दकोश, शब्द प्रयोग, टर्म मालूम होना चाहिए। यही सारी चीज़ मालूम होने के लिए उदयनामा आ रहा है। और मैं इन लोगों को, जो हमारे ज़िले के पत्रकार हैं, लिखते हैं, इनसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि पत्रकारिता बड़ा पवित्र पेशा है। ये नदियों में गंगा जल है, जलों में आबे जमजम है, तीर्थों में काशी है। इसे बदनाम न होने दे, इसे नाकाम न होने दे। आपको एक बताऊं कि मेरे ज़माने में मेरे ब्यूरो चीफ से मिलने के लिए DM तक को सिफारिश भेजना पड़ता था। मैं साक्षी हूँ, धीरेन्द्र अवस्थी जी से मिलने के लिए जिलाधिकारी कानपुर, SSP, DIG, IG कानपुर जोन को, कई अधिकारियों को सिफारिश करने के लिए चोरी चोरी उनके बंगलों पर भेजा जाता था कि किसी तरीके से एक मीटिंग अरेंज करा दीजिए। आज क्या होता है? आज तो थानेदार को माला पहनाने आज तो सिपाही अगर आपसे हाथ मिला लेता है तो आप बड़े गौरव के साथ फेसबुक पर फोटो पोस्ट करते हैं। ये किसी पत्रकार को शोभा नहीं देता। अधिकारी आपके दरवाजे चल कर आवे, ये पत्रकारिता है। आप अधिकारी के यहाँ जा करके उसकी चाय पीकर चाटुकारिता करें, ये पत्रकारिता नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हिमांशु त्रिपाठी ऐसे पत्रकार बने कि जिला प्रशासन हिमांशु त्रिपाठी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले। हिमांशु त्रिपाठी किसी सिपाही, दरोगा, मास्टर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार के पीछे न दौड़े। और जो भी पत्रकार निष्पक्ष हो करके खरी खरी बात करेगा, उसको बालू की खदान यही न होगा कोई मार डालेगा। मैं आपको एक दृष्टांत बताऊं। सुकरात के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि यह एथेंस के नवयुवकों को बिगाड़ रहा है, लेकिन तब तक सुकरात इतना चर्चित हो चुका था कि उसको दंड क्या दिया जाए, इस पर निर्णय करने के लिए कौन सक्षम है, चर्चा होने लगी। सामान्य मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट की एकल बेंच करती है, एक जज करता है। उससे विशिष्ट मुद्दा होने पर
डबल बेंच करती है और विशिष्ट मुद्दा होने पर 3 जजों की पीठ करती है, फुल बेंच कहते हैं। देश ही तो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों को संविधान पीठ करती है, 5 जज होते हैं। लेकिन दुनिया के इतिहास में आज तक एक व्यक्ति के खिलाफ फैसला करने के लिए 9 जजों की पीठ बनी, जिसे जूरी कहा जाता है। जूरी मीन्स कम्बिनेशन ऑफ 9 जजेज रिलेटिंग टू 1 केस। जब किसी केस की सुनवाई करने के लिए 9 जज बैठाए जाते हैं तो ऐसी संवैधानिक पीठ को जूरी कहा जाता है। 9 जजों ने सुकरात के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को सुना और उन्हें निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि सुकरात को सज़ा क्या दे। ताज्जुब है, एक व्यक्ति का कैरेक्टर 9 जज और 9 जज ये नहीं जज कर पा रहे हैं कि इसकी कमी क्या है, इसका दोष क्या है, इसके दोष के आधार पर इसकी सज़ा क्या है। इतिहास में कहीं नहीं मिलता, इतिहास में कहीं नहीं दर्ज है कि किसी केस की सज़ा विकल्प के रूप में दी गई हो, ऑप्शन चॉइस के रूप में। जजों ने 3 चॉइस दिया सुकरात को। पहला, सॉक्रेटिस में स्टॉप टीचिंग, सुकरात पढ़ाना बंद कर दे, आराम से रहे। दूसरा, सॉक्रेटिस में लिव एथेंस, अगर सुकरात पढ़ाना बंद नहीं करता तो एथेंस छोड़ दे। तीसरा, अदरवाइज सॉक्रेटिस में एक्सेप्ट पनिशमेंट ऑफ डेथ, सुकरात मृत्युदंड का वर्ण कर ले। सोचिए, 3 विकल्प। सुकरात पढ़ाना बंद कर दे, आराम से रह सकता है। सुकरात पढ़ावे लेकिन एथेंस से बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दोनों को नहीं मानता है तो सुकरात प्राण दंड को स्वीकार कर ले। सज़ा कहीं होती है ऐसी सज़ा विकल्प में? सुकरात ने क्या जवाब दिया? आज भारत के हर नौजवान को इससे सीखना चाहिए, पत्रकार को, मास्टर को, डॉक्टर को, वकील को, पत्रकार को, अधिकारियों, कर्मचारी, सबको। सॉक्रेटिस ने पहला क्वेश्चन था, सॉक्रेटिस में स्टॉप टीचिंग, मस्ट स्टॉप टीचिंग, सुकरात को अवश्य पढ़ाना बंद करना होगा। सुकरात ने कहा, आई एम बॉर्न टीचर, मैं जन्मजात शिक्षक हूँ। आई कांट स्टॉप माई टीचिंग, मैं अपना पढ़ाना बंद नहीं कर सकता। सोचिए, सामने मृत्यु खड़ी थी, निडरता। उसने कहा, आई एम बॉर्न टीचर सो आई कांट स्टॉप टीचिंग। दूसरा विकल्प था, सॉक्रेटिस में लिव एथेंस, सुकरात एथेंस की धरती छोड़कर चला जाए। सुकरात ने कहा, द लैंड ऑफ एथेंस इज माई मदर लैंड, एथेंस की यह धरती मेरी माता है। नो चाइल्ड कैन लीव हिज मदर, कोई बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता है। आई कांट लीव एथेंस, मैं एथेंस को नहीं छोड़ सकता। तीसरा क्या बचा था विकल्प कि सॉक्रेटिस में एक्सेप्ट पनिशमेंट ऑफ डेथ, कि सुकरात मृत्युदंड को स्वीकार कर ले। उसने जजों की तरफ इशारा किया और कहा, वंस वी हैव टू डाई, एक दिन तो हमको, आपको, सबको मरना है ना। जैसा वंस वी हैव टू डाई, एक दिन हम सबको मरना है। लेट अस कम एंड डाई, चलो चलते हैं, मरते हैं। और हेमलॉक नामक जहर पी करके सुकरात मर गया। और मरने के पहले उसने अपने शिष्य से कहा, प्लेटो से कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये अधिकारी, ये भ्रष्ट अधिकारी, ये भ्रष्ट नेता पत्रकारों को परेशान कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, लेकिन उनके हाथ की लेखनी को नहीं रोक सकते। सूरज को बादल ढक सकता है लेकिन बादलों की औकात नहीं कि अंधेरा कायम रख सके। सूरज की किरणों में भी इतनी ताकत होती है कि उजाला हो जाता है। ये अधिकारियों के पाप बादल हैं, ये पत्रकार सूरज हैं। इनको चमकना ही होगा, इन बादलों को कटना ही होगा। और जब तक ये अधिकारी, कर्मचारी, नेता, हमारे जैसे मास्टर, जिसे भी आप समझते हैं कि अपने जीवन मूल्यों के आधार पर नहीं जी रहा है, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, सभी लोग जब तक नहीं सुधरते हैं तब तक मीडिया को चैन नहीं आना चाहिए, कलमगारों को रुकना नहीं चाहिए। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, भारत का अपना बदन बेच देंगे।
कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। चलते चलते लोग भूल जाते हैं कि हम यहीं चलना शुरू किए थे, अब बदल जाते हैं, कोई शाखा परिशाखा रास्ते में मिल जाती है। वो सब कंफ्यूजन दूर होगी। अगले एपिसोड में जल्द ही मुलाकात होगी। अमूल्य समय देने के लिए वार्ता हिंदी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।